हेलो एवरीवन, दिस इज़ बीरसा एंड यू आर वाचिंग बीरज स्टडी पॉइंट। मैं अपनी इन सभी वीडियो में एसओएल में जितने भी रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं या प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस होते हैं या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जिनके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, उनको डिस्कस करूँगा और साथ ही मैं आपको उनके सजेस्टेड आंसर्स भी प्रोवाइड कराऊँगा इस वीडियो में। और तो और आपके एग्ज़ाम से पहले मैं आपको 10 ईयर के जितने भी क्वेश्चंस पेपर होंगे उन्हें प्रोवाइड कराऊँगा, जिससे कि आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सको। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक है गांधीवादी दृष्टिकोण। तो इस टॉपिक को कवर करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राज्य के स्वरूप के गांधीवादी दृष्टिकोण की चर्चा करें। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके में पूछा जाता है, भारतीय राज्य की प्रकृति का अध्ययन करने के लिए गांधीवादी उपागम का विवेचन करें। या फिर क्वेश्चन एक और लैंग्वेज में आता है, भारतीय राजनीति के अध्ययन में गांधीवादी उपागम की चर्चा करें। अब इसमें आप पूछोगे सर ये दृष्टिकोण क्या होता है या फिर उपागम क्या होता है। तो आप इसे दृष्टिकोण कहो या उपागम कहो या मेथड्स कहो या तरीके कहो या अप्रोच कहो, सबका मतलब एक ही है। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि पेपर में क्वेश्चन इस तरीके से आता है और जितनी भी बुक्स होती है ना, उसमें सिर्फ गांधीवादी दृष्टिकोण के बारे में बताया जाता है या फिर गांधीवादी उपागम इसके बारे में बताया जाता है, लेकिन भारत से रिलेटेड कुछ भी नहीं बताया जाता। उसमें सिर्फ ऐसे बताया जाएगा कि गांधीवादी दृष्टिकोण क्या है, गांधीवादी क्या है, गांधीवादी की विशेषता क्या है, ये सब चीज़ें बताई जाती हैं। लेकिन जो हमारा क्वेश्चन आता है वो तो आता है भारत के स्वरूप के गांधीवादी दृष्टिकोण के बारे में, यानी कि भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें गांधीवादी दृष्टिकोण के बारे में बताना है। तो आप ये बात ध्यान रखना है, हमें भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना होता है आंसर में। चाहे तो आप सब क्वेश्चन में देख सकते हो भारत की राजनीति, भारत के राज्य या फिर भारत के राज्य के स्वरूप के रूप में बताना होता है गांधीवादी दृष्टिकोण। इसके मैंने आंसर वीडियो में प्रोवाइड करा रखे हैं, आप पूरी वीडियो बस अच्छी तरह देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। इसमें बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैंने लिखवा रखा है, जिसे आप पढ़ोगे तो खुद ब खुद समझ जाओगे। तो अब हम बढ़ते हैं, इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले इसकी अवधारणा, सबसे पहले हम ये बताएंगे कि गांधीवादी है क्या। उसके बाद बताएंगे कि भारत में इसका दृष्टिकोण क्या है। गांधीवादी गांधीवादी दृष्टिकोण स्वराज की अवधारणा पर आधारित है। अब आप पूछोगे सर ये स्वराज क्या होता है। स्वराज का मतलब होता है स्वयं का राज, यानी कि स्वयं की सरकार, जिसमें खुद की सरकार हो। स्वराज इसका अर्थ है कि विदेशी शासन का अभाव, यानी कि जिसमें विदेशी शासन ना हो, और स्व सरकार जिसमें खुद की सरकार हो, उसको हम क्या कहते हैं, स्वराज। उन्होंने राज्य को एक आवश्यक बुराई के रूप में माना था। किन्होंने, गांधी जी ने। अब आप एक बात ध्यान रखोगे कि राज्य, जब भी यहाँ पर राज्य के मतलब होगा तो इसका मतलब होता है अंग्रेजों की सरकार। तो गांधी जी ने क्या कहा था, गांधी जी ने राज्य को एक आवश्यक बुराई के रूप में माना था। जैसा कि आपको पता ही है कि अंग्रेजी सरकार कितनी बुरी थी। गांधी जी द्वारा थोरो के इस नीति का समर्थन किया गया। अब थोरो की नीति क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। थोरो की नीति वह सरकार सबसे सर्वश्रेष्ठ होती है जो लोगों की स्वतंत्रता और उसके अधिकारों के साथ कम से कम हस्तक्षेप करती है। यानी कि ऐसी सरकार बेस्ट होती है थोरो के अनुसार जो लोगों की स्वतंत्रता और अधिकारों को ज़्यादा हस्तक्षेप ना करे, और गांधी जी ने इसका समर्थन किया था। अब यहाँ से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, भारतीय राजनीति के अध्ययन का गांधीवादी उपागम या दृष्टिकोण, या अप्रोच कह लो या मेथड कह लो, सबका मतलब एक ही है। संवैधानिक विशेषज्ञ यानी कि जितने विशेषज्ञ हैं उन्होंने भारत को एक गांधीवादी लोकतंत्र के रूप में घोषित किया। अब कैसे किया, तो इसके संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों को प्रकट किया गया है। अब इसमें रीज़न ही बताए गए हैं कि किस किस बेस पे उन्होंने कहा गया है कि भारत एक गांधीवादी लोकतंत्र है। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक रूप देने का कार्य महात्मा गांधी का महत्वपूर्ण योगदान था। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि जितने भी आंदोलन हुए उसमें महात्मा गांधी की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट थी। उसमें जो महात्मा गांधी का जो रोल था वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति में उनकी भूमिका अद्वितीय थी, यानी कि उनकी तरह और कोई नहीं था। यानी कि भारत को आज़ाद कराने में उनकी भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट थी। उन्होंने कई सारे आंदोलन भी चलाए। 1917 से 1947 में गांधी जी ने मुक्त आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस आंदोलन को जन आंदोलन में बदल दिया। तथा देश की स्वतंत्रता संघर्ष में गांधी जी ने अनेक आंदोलन चलाए। उन्होंने कई सारे आंदोलन चलाए थे, जैसा कि आपको पता भी होगा। 1920 से 22 में असहयोग आंदोलन चलाया, 1930 से 34 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, 1940 में सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चलाया, और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किया। महात्मा गांधी एक स्वतंत्रता सैनी थे और साथ ही वह एक महान विचारक भी थे। अब ये कैसे थे, इसका रीज़न भी नेक्स्ट पॉइंट में। महात्मा गांधी के राजनीतिक विचारों
अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए थे, यानी कि जो महात्मा गांधी के विचार थे वो अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए थे और समाज सुधार से जुड़े हुए थे, जिससे हमें स्पष्ट दिखाई देता है कि महात्मा गांधी एक महान विचारक थे, क्योंकि वो समाज के बारे में सोचते थे। गांधी जी एक लोकतंत्रवादी थे, परंतु उनके लोकतंत्र में व्यक्ति की गरिमा, स्वतंत्रता उच्च कोटि की थी, यानी कि वो एक लोकतंत्रवादी थे उनका जिसमें गांधी जी व्यक्ति की गरिमा को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे, व्यक्ति की गरिमा और उसकी स्वतंत्रता को। वह एक व्यक्तिवादी थे, परंतु उनका व्यक्ति स्वराज की भावना से ओतप्रोत था। वह एक स्वतंत्रतावादी भी थे, परंतु उनकी स्वतंत्रता में दायित्व व कर्तव्य का एक महत्वपूर्ण स्थान था। वह एक समाजवादी थे, जो कि किसी भी प्रकार के शोषण के पक्ष में नहीं थे, परंतु उनकी समाजवाद में संपन्न व्यक्तियों की भी अपनी रचनात्मक भूमिका थी। महात्मा गांधी बिना हिंसा के मार्क्सवादी थे। अब जो मार्क्सवादी थे वो लड़ाई बहुत करते थे, वो हिंसात्मक वाले थे। मगर गांधी जी कहते हैं वो भी मार्क्सवादी थे, लेकिन बिना हिंसा के। जो मार्क्सवादी का ये अगला टॉपिक है, मैं अगली वीडियो में इसको डिस्कस कर दूंगा। यहाँ पर किसी मिस्टेक है। भारतीय राज के विषय में उनके दृष्टिकोण निम्नलिखित मुख्य बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। अब इसमें ये बताया जा रहा है कि गांधी जी के समाज के बारे में क्या विचार थे, वो क्या चाहते थे कि समाज कैसा हो, उसको हम निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा समझ सकते हैं। सबसे पहला, राज्य की शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो। गांधी जी चाहते थे कि जो राज्य है किसी एक के पास शक्ति नहीं रहनी चाहिए, शक्तियों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी एक के पास पूरी शक्ति हो जाएगी तो वह तानाशाही करने लग जाएगा, वो अपना हुकूमत चलाने लग जाएगा। इसलिए गांधी जी का कहना था कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो। गांधी जी जिस लोकतंत्र का समर्थन करते थे उसमें वो चाहते थे कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण ना होकर विकेंद्रीकरण हो। शक्तियाँ निचले स्तर से ऊपर की ओर जाएं, ना कि उसका प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर हो। वह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के पक्ष में थे, यानी कि वो चाहते थे कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो। इस पॉइंट से हमें यह समझ में आता है। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। व्यक्ति सभी प्रकार की शक्तियों से परिपूर्ण हो। गांधी जी की राजनीतिक योजना में व्यक्ति का स्वराज राज तत्वों से परिपूर्ण होना था। स्वराज से हमारा अभिप्राय कि व्यक्ति स्वायत्त हो, अपने भाग्य का स्वयं लिखने वाला हो, अन्याय के विरुद्ध खड़ा होने वाला हो, कानूनों का विरोध करने वाला हो। ऐसा व्यक्ति जो अपने प्रयासों से अपना संसार बनाने की क्षमता रखता हो। वह ऐसे व्यक्ति की कल्पना करते थे जो अधिकारों का आनंद लेने वाला हो। अब थर्ड पॉइंट हमारा, राज्य के आर्थिक रूप। ग्राम स्वराज हो, ग्राम आर्थिक आधार पर आधारित हो। गांधी जी एक ग्रामीण व्यवस्था चाहते थे, एक ऐसी अर्थव्यवस्था चाहते थे जो कि एक ग्रामीण व्यवस्था हो। यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो बड़े बड़े उद्योगों से दूर पूंजीवाद रहित अर्थव्यवस्था है, या एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जहाँ प्रत्येक गांव स्वावलंबी स्वदेशी की वह अर्थव्यवस्था जहाँ लोग दूर की अपेक्षा निकट वस्तु तथा सेवाओं का लाभ उठाते हैं। यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जहाँ स्वामी एक सेवक की भांति काम करता है तथा सेवक एक स्वामी की भांति, अर्थात जहाँ स्वामी और सेवक में कोई भेदभाव नहीं है। चौथा पॉइंट है, वह राज्य सबसे अच्छा होता है जो कम से कम शासन करता है, जो कि ये थोरो की ये नीति थी। और गांधी जी ने इनका समर्थन किया था। वह सरकार जो अत्याचार व शोषण का साधन बनाने के पक्ष में नहीं थे, अपितु व्यक्ति के हित की साधना में एक समाज सेवी संस्था बनाना चाहते थे। यानी कि गांधी जी चाहते थे कि जो सरकार हो वो लोगों के हित में काम करे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, सरकार ऐसा हो जिसे न्यूनतम कार्य प्राप्त हो। राजनीतिक दृष्टि से ऐसे राज्य के पक्ष में थे। गांधी जी राजनीतिक दृष्टि से ऐसे राज्य के पक्ष में थे जिसकी हत्या न्यूनतम हो। उसके राम राज्य की कल्पना और स्वायत्त ग्रामों का गणराज्य था, जिसमें गांव पंचायतों को अधिकतम कार्य शक्ति प्राप्त थी। सरकारों के पास वह कार्य शक्ति होगी जो ग्राम पंचायत नहीं कर पाएगी। उसके राज्य के रूप की एक झलक पंचायती राज व्यवस्था में दिखाई देती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राजतंत्र के नेताओं ने गांधी जी के विचारों को सार रूप देने हेतु संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से उन्हें अभिव्यक्ति करने का प्रयास किया। यानी कि जो संविधान निर्माता थे हमारे, उन्होंने कुछ जो गांधी के विचार थे उन्हें संविधान में प्रकट किया, उन्हें संविधान में ऐड किया। इस संबंध में मुख्य निम्नलिखित का वर्णन किया जा सकता है। ग्राम पंचायतों की शक्ति को उस सीमा तक बढ़ाने का प्रयास करना कि वह स्वशासन की इकाई बन सके। सेकंड पॉइंट हमारा, मजदूर स्त्रियों सदा समाज के अन्य पिछड़े वर्गों के हित की रक्षा करने का प्रयास करना। यानी कि गांधी जी चाहते थे जितने भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं, पिछड़ी जाति जैसे SC ST OBC, उनको संरक्षण प्रदान करना। समाज के कमजोर वर्गों के लोगों को आर्थिक शिक्षा संबंधित विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराना।
दूध देने वाले पशुओं का संरक्षण और मद्यपान रोकने के सभी प्रयास करना। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।